चलिए, तो हम लोग यहाँ जान रहे थे कि ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। हमने कहा था हम अपने नेचर जो हमारा बेसिक है, जो मेन है, उससे हटकर हम बिहेवियर शो कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर ये है कि आप हट के बिहेवियर शो कर सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ। अगर आप फोर्सफुल्ली अपने नेचर के अगेंस्ट जाओगे, बहुत ज्यादा फोर्सफुल्ली होगे, तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये आपको मेंटली इंटरफेयर काउज कर सकता है। लेकिन अगर आपको नीड है, उस नीड के साथ आप एडजस्ट करके एक एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ो कि अपने नेचर के अगेंस्ट भी आपको बिहेवियर शो करना पड़े, बट एक एडजस्टमेंट वे में, तो वो फिर आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक है, वो आपको कर सकते हो। जैसे कि कोई पेशेंट है, मेंटली इल पेशेंट है, वो साइकेट्रिस्ट के पास गया, ठीक है, तो वो उनके बिहेवियर को देखते हैं। पहले जो एक्सटर्नली दिख रहा है उसको वो अच्छी तरीके से देखते हैं, फिर वो इंटरनली जाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो कुछ मेथड का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है या फिर इंटरव्यू टेक्निक है। इन सारे टेक्निक के जरिए वो जानने की कोशिश करते हैं इस बात को कि उनके बिहेवियर का पहले पता लगाते हैं, फिर उनके इंटेंशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं। हमें एक एडजस्टमेंट वे में उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। अब इसको और हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक सीड है, ठीक है, एक बीज है। मान लीजिए क्या नेचर, अगर उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला तो क्या नेचर मर जाएगा? नेचर एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। जैसे मान लीजिए एक बीज है, वो करेले का बीज है, ठीक है, आप उसको लगा दिए, उसके बाद उस करेले के बीज के अकॉर्डिंग उसको एनवायरनमेंट नहीं दी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि करेले का बीज चेंज होकर नींबू का बीज बन जाएगा या कटहल का बीज बन जाएगा, ठीक है, रहेगा तो वो करेले का बीज ही रहेगा, तो जो ह्यूमन नेचर था वही रहेगा, क्योंकि इनेट है। लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट मिल जाता तो एक्सप्रेस हो जाता, उसका अच्छे से उस पेड़ का डेवलपमेंट हो जाता, ग्रोथ हो जाता। लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो करेले से नींबू में तो कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन उसका एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। और चारों बगल से जो इन्वायरमेंट से उस इंसान ने जो चीज सीखा है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नेचर कभी नहीं बदलेगा, बस डिपेंड ये करेगा, वो एक्सप्रेस होगा, सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि लिक्विड है, मान लेते हैं लिक्विड या वाटर। तो लिक्विड या वाटर सुनते ही सबसे पहला वर्ड हमारे माइंड में क्या आता है? और भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे पहले हमारे माइंड में आता है फ्लो, बह रहा है, पानी का गुण क्या है? बहना। तो बहना जो हम बोल रहे हैं, फ्लो है, वो क्या है? वाटर का नेचर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो वाटर क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बर्फ क्या है? उसका एक बिहेवियर शो करना हुआ। ये वाटर का जो नेचर है उसके अगेंस्ट में उसने बिहेवियर शो किया, ठीक है, उससे तो बिल्कुल अलग है ना। फ्लो करना, और वो बिल्कुल हार्ड एंड ठोस है, पड़ा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्वायरमेंट में इफेक्ट के कारण वाटर ने एक बिहेवियर शो किया, किस फॉर्म में? तो आइस के फॉर्म में। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो वाटर जो है वो वेपर बन के, वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर उसको इकट्ठा कर देते वो वाटर बन जाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि वाटर का जो मूल नेचर है, जो नेचर है, वो क्या है? फ्लो करना। लेकिन चूंकि इन्वायरमेंट उसको उस हिसाब से मिल रहा है, इसलिए वाटर जो है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक बिहेवियर शो कर रहा है। तो आइस में जमना या फिर वेपर बन के उड़ना, ये सारा एक बिहेवियर शो कर रहा है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन वाटर का जो मूल नेचर है वो क्या है? बहना और फ्लो, ठीक है, इसको समझिए। इसलिए इससे रिलेटेड एक थ्योरी है जिसमें डाल्टन लो, वो हमारे बुक का नहीं है, वो थोड़े बाहर का है, लेकिन हम इसको समझते हैं, ठीक है। डाल्टन का एक थ्योरी है, ये थ्योरी है नेचर प्लस नर्चर की, ठीक है। उनका कहना है कि अगर नेचर के अकॉर्डिंग नर्चर मिल जाए ना, तो फिर वो इंसान का जो नेचर है वो एक्सप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर नेचर के अकॉर्डिंग नर्चर नहीं मिला तो इंसान का जो नेचर है ना वो सप्रेस हो जाता है, वो फिर बाहर कभी नहीं आ सकता है। यहाँ जो नर्चर वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक इंसान को बनाता है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है बचपन से ही, जानने की, लेकिन ये जानना चाहता है, वो जानना चाहता है, ये ऐसे हो रहा है तारे किरणों के बारे में, इस तरीके से बच्चे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। ये तो उसका नेचर है। लेकिन अगर उसको उसके अकॉर्डिंग नर्चर नहीं मिला, मान लीजिए क्यूरियोसिटी तो थी, लेकिन उसको उतना रिस्पॉन्स देने वाले कोई नहीं मिले, उनको आंसर करने वाले कोई नहीं मिले, तो उस नेचर के अकॉर्डिंग उनको नर्चर नहीं मिला, तो बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, वो जो जानने वाली इच्छा है, वो क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी।
ठीक है। तो नेचर और नर्चर का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एक इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है, वो एक बेहतर इंसान को बनाता है। इस दोनों का तालमेल बिगड़ता है तो इंसान के पास क्यूरियोसिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर इन्वायरमेंट बहुत अगेंस्ट हो गया तो फिर वो इंसान का जो नेचर है वो क्या हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, सप्रेस हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि बच्चा 20 साल से कहीं एक जगह रहा है, जन्म से 20 साल तक कहीं एक स्थान पे रहा है, उससे उसका जो नेचर है वो सप्रेस हो गया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कभी एक्सप्रेस होगा ही नहीं। अगर उसको फिर से इन्वायरमेंट मिल गया ना उसके नेचर के अकॉर्डिंग, तो वो जो हमारा नेचर होता है ना, वो फिर से एक्सप्रेस होना चाहता है, वो फिर से एक्सप्रेस हो सकता है, इसलिए कभी वो मरेगा नहीं। वो एक मतलब जिंदा वाली अवस्था में अधमरा स्थिति में पड़ा रहता है, उसको नेचर जो है वो इन्वायरमेंट का वेट करता है, ठीक है। तो अगर नेचर चेंज हो गया और उसको ऐसा नेचर मिल गया, सॉरी, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया और उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया जो उसके नेचर के साथ साथ चलने वाला है, तो वो बच्चा जाएगा, फिर ग्रोथ हो जाएगा उसका, वो फिर एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हम समझ गया, इस थ्योरी को हम समझ गए। ये हम लोग के लाइफ में भी ये रूल होता है। अगर हमारा नेचर कुछ है लेकिन हमको इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा। लेकिन जहाँ इन्वायरमेंट और नेचर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वहां फिर क्या हो जाता है, फिर हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं, इंसान लाइफ में अपना बहुत बेहतर कर लेता है, ठीक है। तो इस बारे को यहाँ पे रोकते हैं। तो अब क्या है कि नीड फॉर स्टडी साइकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्योंकि हमको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जानना था, इसीलिए हमें साइकोलॉजी की स्टडी की आवश्यकता हुई। हमको बिहेवियर के बारे में जानना था, इसलिए हमने साइकोलॉजी के स्टडी की नीड हुई। इसके अलावा हमको ह्यूमन नेचर और बिहेवियर, खुद के बारे में और दूसरे के बारे में जानना था। इन सभी कारणों के कारण हमें जो है एक सब्जेक्ट की साइकोलॉजी की नीड हुई। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए तो हम इससे फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी को जो है फिलोसफी के अंतर्गत रखा जाता था। पहले साइकोलॉजी और फिलोसफी जो है दोनों साथ साथ चलते थे, ठीक है। लेकिन इससे सोचा गया कि साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक व्यू देने के लिए उन्हें क्या किया गया, फिलोसफी से अलग करके एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में लाया गया। फिर धीरे धीरे स्टडी हुई, खोज हुआ, इसमें कुछ चीजें थ्योरी ऐड हुई, कुछ रिमूव हुई, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ साइकोलॉजी का। और जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। लोग इसको पढ़ना पसंद करने लगे, ग्रेजुएशन में भी इसको बहुत ज्यादा एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिया जाने लगा। यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का स्टडी पे भी होने लगा। इसके अलावा स्टडी और नॉलेज के लिए तो हम साइकोलॉजी पढ़ ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा हम अपने रियल लाइफ में, कुछ बिजनेस में, काम में, जॉब में, प्रोफेशन में भी इसका उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे करके साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। नर्सिंग फील्ड में क्या है कि एक नर्स जो है वो खुद के बिहेवियर को समझे, ह्यूमन नेचर को, बिहेवियर को समझे, तभी वो सामने वाले के बिहेवियर, उसके नेचर को समझ सकती है, उसको उसके अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है, उसको सामने वाले मरीज को केयर प्रोवाइड करने में आसानी होगी अगर उनको बिहेवियर और ह्यूमन नेचर का समझ हो तो। इसीलिए जो है नर्सिंग के जो सिलेबस है उसमें साइकोलॉजी बुक को ऐड किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का डेफिनेशन में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले साइकोलॉजी को क्या बोला जाता था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है साइकोलॉजी को सोल ऑफ साइंस कहा जाता था, ठीक है, साइंस ऑफ सोल कहा जाता था, ठीक है, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, उन्होंने साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया, उनका नाम है रुडोल्फ बोथकन। उन्होंने 1519 में साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया और उनका कहना था कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक साइकी और दूसरा लॉगस। साइकी का मतलब उन्होंने आत्मा कहा और लॉगस का मतलब साइंस या स्टडी का, मतलब आत्मा के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आई, जब ऐसा कहा गया तो फिर इसमें लोग का क्वेश्चन उठेगा ना, अगर सारे क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फिर इस डेफिनेशन को मान लिया जाएगा। लेकिन फिर क्वेश्चन उठा था कि आत्मा क्या है, इसके साथ हम प्रैक्टिकली इसको लैब में कैसे करें, अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके साथ हम कैसे करें। तो ये सारे क्वेश्चन, ये कहाँ है, इसको हम कैसे देखें, कैसे जाने, तो ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रियल में पता ही नहीं था आत्मा क्या है, वो कहाँ है, उससे हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी कमियां पाई है, ये हमारे सारे क्वारीज को, सारे क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाइड तरीके से नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि इसको फिर रद्द कर दिया गया, ठीक है, इस डेफिनेशन को फिर हटा दिया। फिर थोड़ा समय आगे चला, फिर एक नया डेफिनेशन आया, साइकोलॉजी को जो है फिर क्या कहा जाने लगा, साइंस ऑफ माइंड, ठीक है, मस्तिष्क का विज्ञान। इसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, लेकिन इसके अंदर स्टडी किसका किया जाता था, मन का, माइंड का, ठीक है।
माइंड को जो है क्या समझा जाता था, इस फिजिकल बॉडी से अलग समझा जाता था। उस टाइम में समझा जाता था कि ये बॉडी अलग है और माइंड कुछ अलग होता होगा। और ये भी कहा जाता था कि माइंड द्वारा ही हमारी जितनी मेंटल एक्टिविटी है, सोचना, समझना, याद करना, जजमेंट, मेमोरी, ये सारा चीज जो है वो माइंड के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया। लेकिन फिर क्वेश्चन उठा, मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, ये मन कहाँ रहता है, इसकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, इससे हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन उठने लगे तो फिर ये जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, जिसके कारण फिर क्या हो गया, इसे भी फिर रद्द कर दिया गया, इसे भी फिर हटा दिया गया लोगों के द्वारा। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा समय आगे बढ़ा, उसके बाद फिर एक नया डेफिनेशन आया साइकोलॉजी का। वो क्या था, साइंस ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो है ये डेफिनेशन दिया गया, साइंस ऑफ कॉन्सेप्ट, चेतना का विज्ञान कहा गया जिसको, साइकोलॉजी को। इनका मानना यह था कि हम इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है उसके प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियस है, हमारे अंदर इतना है, इसलिए साइकोलॉजी को जो है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या देते हैं। तो ये डेफिनेशन दे दिया गया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आई कि जब हम स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड के बारे में बात हो रहा है। लेकिन माइंड का तो मेजर हिस्सा जो होता है वो अनकॉन्शियसनेस होता है, अचेतन मन होता है, सब कॉन्शियसनेस माइंड, इसके बारे में तो कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्शियसनेस पे कॉन्शियस माइंड में जिक्र है। इसके अलावा इस डेफिनेशन के अनुसार हम किसी बच्चे के बिहेवियर का या माइंड का स्टडी नहीं कर सकते, एनिमल के बारे में हम नहीं जान सकते थे। तो ये भी, ये जो है देने वाले थे जेम्स और उस ने इनको दिया था। ठीक है, तो ये भी फिर क्या हुआ कि हमारे सवालों का सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे सका, जिसके कारण इसे भी क्या किया गया, फिर रद्द कर दिया गया। फिर आगे चल के 20th सेंचुरी में जो है, 20th सेंचुरी में जो है एक डेफिनेशन आया, बिहेवियर। ठीक है, ये लास्ट डेफिनेशन था, ये आज तक ये वैल्यू रही। साइकोलॉजी को क्या कहा गया, साइंस ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। और इस डेफिनेशन को अपना लिया। ठीक है, और आज तक यही डेफिनेशन चलता आ रहा है। तो साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसमें हम दोनों एस्पेक्ट को कवर करते हैं, एक फिजिकल बिहेवियर जो बॉडी के लेवल पे शो हो रहा है, एक मेंटल, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताया गया। ठीक है, लेकिन जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बात को सोचा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है, इसलिए उन्होंने क्या किया, तो हम साइकोलॉजी कहते हैं, तो बिहेवियर के स्टडी को बहुत ज्यादा साइंटिफिक व्यू देने में वो लोग जुट गए। हम बिहेवियर का स्टडी करेंगे, फिर उससे थ्योरी निकालेंगे, उसको एकदम पूरे तरीके से उसको साइंटिफिक व्यू देने के लिए वो लोग फिर काम में जुट गए। इसीलिए तब से आज तक लेके साइंस ऑफ बिहेवियर जो है उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम साइकोलॉजी के डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो या तो हम डेफिनेशन में साइकोलॉजी को ये कह सकते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। या अगर हमें किसी के अकॉर्डिंग लिखने कहे तो एक वॉटसन है साइकोलॉजिस्ट, उनके अकॉर्डिंग जो है साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये आखिरी डेफिनेशन था जो कि अभी तक। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट को देख लिया, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हमने देख लिया। अब आता है मीनिंग ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर एक चैप्टर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया तो हम इसको जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का मीनिंग क्या है, हम लोग ने जाना कि बिहेवियर क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में, उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर कहते हैं। और बिहेवियर जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, मतलब ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटी है हम ऑल एक्टिविटी को बिहेवियर के अंतर्गत स्टडी करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताया गया। तो ऑल एक्टिविटी में किन किन एक्टिविटी का हम स्टडी कर सकते हैं बिहेवियर में, तो यहाँ पे दिया गया है ये 3 तरीके की एक्टिविटी है जिसका स्टडी हम बिहेवियर के अंदर करते हैं। पहला है कॉग्निटिव, इसको फोनेशन भी बोल सकते हैं या कॉग्निटिव बोल सकते हैं। ठीक है, सब जो जो नाम है वो सारा लिखा गया है। सबसे पहला एक्टिविटी जिसको हम बिहेवियर के अंदर स्टडी करते हैं और जो बिहेवियर के अंतर्गत आता है वो है कॉग्निटिव एक्टिविटी। ठीक, इसमें क्या होता है, मेमोरी, हमारी याद करने की कैपेसिटी क्या है, किसी चीज को याद करने की क्षमता क्या है, नॉलेज है, रीजनिंग है, परसेप्शन है, जो भी माइंड से रिलेटेड चीजें है ना उसका स्टडी हम करते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी में, वो सारा एक्टिविटी आता है, इसको भी हम बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं। दूसरा आता है
फोनेटिव। फोनेटिव का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी या मोटर एक्टिविटी, मतलब भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारा चीज जो हो गया ये कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है, इसको भी हम बिहेवियर में स्टडी करते हैं। इसके अलावा आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब हो गया हमारा इमोशन, जैसे हंसना, रोना या फिर गुस्सा करना, डरना, ये सारा जो हमारा इमोशन है इसको क्या कहा गया, अफेक्टिव एक्टिविटी कहा गया। तो बिहेवियर में हम इन 3 तरीके की एक्टिविटी का स्टडी करते हैं। ये 3 तरीके को मिला के मान लीजिए हमने ह्यूमन का मल्टीपल ऑल एक्टिविटीज का लगभग स्टडी कर लिया, इसीलिए बिहेवियर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि जो दिख रहा है सामने से फिजिकली रूप से बस उतना ही बिहेवियर है, नहीं, ये तीनों एक्टिविटी का कंबाइंड फॉर्म जो होता है वो बिहेवियर कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये तीनों एक्टिविटी का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एनवायरमेंट में स्टिमुलस नहीं हो तो हम रिस्पॉन्स कैसे देंगे, इसीलिए बिहेवियर का एक डेफिनेशन होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, मान लीजिए आप बैठे हो, ठीक है, आपको किसी ने आगे कह दिया, अब आपको गुस्सा आ गया, तो उस इंसान ने कहा, तब आपने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, तो उस इंसान का कहना आपके लिए क्या हुआ, स्टिमुलस की तरह काम किया, और आपने जो भी रिएक्ट किया, चाहे गुस्सा किया, बोला या उसके वहां से चले गए, ये जो रिएक्शन हुआ ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, इसी से बिहेवियर बनता है। इसका कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। मान लीजिए अगर स्टिमुलस नहीं हो, हम रिस्पॉन्स क्यों करेंगे, अगर कोई आके वो बोलेंगे तो फिर तो आराम से चल रहा है, ठीक है, तो स्टिमुलस का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है रिस्पॉन्स के लिए, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बिहेवियर। साइकोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है, साइकोलॉजी को जो है पॉजिटिव साइंस बोला जाता है, सकारात्मक विज्ञान कहा जाता है। तो क्यों, ये क्वेश्चन भी छोटा सा पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी को हम पॉजिटिव साइंस क्यों कहते हैं, तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले साइंस को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पॉजिटिव साइंस, दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, पॉजिटिव साइंस के अंदर बायोलॉजी, साइकोलॉजी आ रहा है, नॉर्मेटिव साइंस के अंदर इथिक्स है, लॉजिक है, मतलब तर्कशास्त्र, फिलोसफी है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, नॉर्मेटिव साइंस के अंदर। पॉजिटिव साइंस का खास बात यह है कि वो चीजों की स्टडी करता है, ठीक है, और बताता है कि क्या है, मतलब उसका मेन फोकस जो रहता है, अगर वो बायोलॉजी हो चाहे साइकोलॉजी हो, इनका जो मेन फोकस होगा वो जिस चीज पे स्टडी करे तो क्या है, व्हाट इसका जो मेन फोकस है, ये बताता है स्टडी करके कि क्या है। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, इसको सिर्फ इतना से मतलब होता है कि हमने स्टडी किया, ये है, बस इतना ही बताता है। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इस बारे में इसको कोई मतलब नहीं है। दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस, इसके अंदर इथिक्स और लॉजिक आता है, ये इस बात पर फोकस करता है क्या होना चाहिए, ठीक है, ये इस बात पर फोकस करता है कि क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इथिक्स, नीति साहब, ये हमें बताता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तर्कशास्त्र, ये हमें बताता है कि ह्यूमन को किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए। तो आप अंतर समझ पा रहे हो, एक है जो चीजों की स्टडी किया और वो बस बता दिया कि ये क्या है, ये है, आप देखो, ये बिहेवियर का स्टडी किया साइकोलॉजी, लेकिन ये कभी नहीं बोलता है साइकोलॉजी ये बिहेवियर अच्छा है, ये बिहेवियर बुरा है, या इस बिहेवियर को ऐसा होना चाहिए, उस बिहेवियर को वैसा होना चाहिए, इस बिहेवियर में थोड़ी सी कमी है, इस तरीके से नहीं करता है। साइकोलॉजी बस बिहेवियर की स्टडी कर देता है, बस बिहेवियर है, कैसा कैसा बिहेवियर है वो बता देता है, लेकिन कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए, इस बात से कोई मतलब नहीं होता। तो जो साइंस है, जिसका भी जो मेन पॉइंट है वो इस पे जोड़ो कि व्हाट क्या है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत। लेकिन जिनका भी इस पे हो कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, आपका बिहेवियर कैसा हो सकता है, आपको मतलब बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए, तो ये सारी चीजें मतलब ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए वाला जो चीज आता है, आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहिए, तो वो सारा चीज के अंतर्गत आ जाता है नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करके बता देता है क्या है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइंस कहते हैं। इससे इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। ठीक है, मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो फील्ड है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसका फील्ड क्या है, क्या इसका सिर्फ यही फील्ड है कि इसको पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए, सिर्फ टीचिंग है, या फिर इसको अदर फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है। अगर ये एक सब्जेक्ट है तो इसके क्षेत्र का, इसके फील्ड का कहाँ तक विस्तार है, किस किस जगह पे यूज होता है, इस चीज को हम जानेंगे।
जब हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी का मेन फोकस किस पे होगा? बिहेवियर पे। स्टडी ऑफ बिहेवियर ही साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी का मेन फोकस क्या होगा? बिहेवियर पे। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ थ्योरी ऐड हुई, कुछ रिमूव हुई, इस तरीके से क्या हुआ कि इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। इसके अलावा बिहेवियर भी थोड़ा अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम इसमें ह्यूमन की ऑल एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, कॉग्निशन, कोनेशन, अफेक्शन, सबका स्टडी हम बिहेवियर के अंदर करते हैं। तो साइकोलॉजी जो है बिहेवियर पे फोकस करता है, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। इस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए और लोगों को इस तरीके से बताने के लिए वो उसको इजीली स्टडी कर पाए, इसको इजीली समझ, किसी के लिए इसे जानना समझना, इसके बारे में स्टडी करना आसान हो और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इसके फील्ड को। ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हम यही पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी के जो फील्ड है, जो विषय क्षेत्र है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है थ्योरेटिकल साइकोलॉजी या प्योर साइकोलॉजी, दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। पहले हम थ्योरेटिकल को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद अप्लाइड के बारे में जानेंगे। ठीक, अब ये थ्योरेटिकल या प्योर साइकोलॉजी क्या होता है? नाम से थ्योरेटिकल मतलब क्या? सैद्धांतिक मनोविज्ञान, इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल साइकोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर साइकोलॉजी का जो थ्योरी है, जो नियम है, उसका स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत जो है नॉलेज के लिए स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं ना, कुछ बायो को थ्योरी पढ़े, फिर बायो पर जाके प्रैक्टिकल किए। ठीक है, तो थ्योरी क्या होगा? बस हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। जब उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं पे अप्लाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, उसको बोला जाता है। तो जैसे उसी तरीके से थ्योरेटिकल साइकोलॉजी में बस हम नॉलेज के लिए इसको पढ़ेंगे, साइकोलॉजी के क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या नियम है, बस इसको नॉलेज के पर्पज से जब थ्योरी के टाइप से हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टाइप दिए हुए हैं, उस टाइप को हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहला है थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, समझ गए? इसके अंतर्गत हम नॉर्मल प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है साइकोलॉजी के, जो नियम कानून है, उसका स्टडी करेंगे। ऐसा थ्योरी पर्पज से बस नॉलेज के लिए हम उसका स्टडी करते हैं। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी के कुल 13 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत ये 13 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट होता है जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान। जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत नाम है जनरल, इसके अंतर्गत हम ह्यूमन के जनरल बिहेवियर या जनरल प्रिंसिपल का अध्ययन करते हैं। हम उन चीजों का स्टडी करते हैं जनरल साइकोलॉजी में जो यूनिवर्सल हो, किसी भी एबनॉर्मल चीजों का हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, नाम है जनरल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम ऐसे चीजों का स्टडी करते हैं, जनरल प्रिंसिपल और जनरल बिहेवियर का स्टडी करते हैं, वैसे जनरल बिहेवियर का स्टडी करते हैं जो यूनिवर्सल हो, जैसे नॉर्मल मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, सेंसेशन, ये सारी चीजें जो नॉर्मल है, नॉर्मल किस तरीके से ह्यूमन में हो रही है, उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे? जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत इंसान के नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करेंगे, नॉर्मल प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। दूसरा आता है नॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान, नाम ही है एबनॉर्मल। इसके अंतर्गत हम एबनॉर्मल एक्टिविटी का स्टडी करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर का स्टडी करते हैं। जैसे कि किसी को हेलुसिनेशन हो, इल्यूजन हो। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? कि बिना किसी स्टिमुलस का, एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसके होने का एहसास होता है। ये जो कंडीशन होती है, ये क्या कहलाती है? हेलुसिनेशन कहलाती है। ये सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। हम आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्या होता है कि वो इंसान बैठा हुआ है, आगे उसके कोई इंसान नहीं है, स्टिमुलस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि कोई वहां खड़ा है, कोई उससे बातें कर रहा है, कोई उसको मार देना चाहता है। किसी को क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन कहते हैं। ये एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ, ये नॉर्मल इंसान में नहीं पाया जाता। दूसरा हमने कहा इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट है, यहाँ पे इल्यूजन में स्टिमुलस प्रेजेंट रहता है, लेकिन हमको उसको देखने में दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो चीज हमको अलग दिखता है। जैसे मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, उस पर एक रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही अंधेरा है तो हम गए, पड़ी तो रस्सी लिया, लेकिन हम डर गए उसको देख के, हम सोचे कि साफ पड़ा हुआ है। ये क्या हुआ? स्टिमुलस तो वहां प्रेजेंट है, लेकिन हमको क्या हुआ? देखने में गलती हो गई, क्योंकि इन्वायरमेंट सपोर्टिंग नहीं था। जैसे हम लाइट ऑन करेंगे, हम देख पाएंगे कि वो रस्सी है, साफ नहीं है, तो फिर हमारा डर खत्म हो जाएगा। ये अगर किसी को बार बार होता है, एक दो बार तो हम लोगों को भी नॉर्मल इल्यूजन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर किसी को इल्यूजन हो रहा है, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं?
एबनॉर्मल एक्टिविटी और एबनॉर्मल बिहेवियर का स्टडी करते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब क्या, जैसे हेलुसिनेशन हो, इल्यूजन हो, डे ड्रीमिंग हो। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना। वैसे तो हम लोग भी होते हैं क्लास में बैठे हुए, टीचर पढ़ा रहे हैं, पीछे मन नहीं लग रहा, तो अपने ही ख्यालों में खोए हुए सपने देख रहे हैं। तो ज्यादा डे ड्रीमिंग भी करना अच्छी बात नहीं है। कोई इंसान है जो अब 12 घंटे दिन में 8 घंटा 10 घंटा वो ड्रीम में ही रह रहा है, कुछ अपना ही ख्याली पुलाव बना रहा है, वो अच्छी बात नहीं है, वो एक एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। तो ये सारे जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका स्टडी हम किसमें करते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। अब आते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, नाम से ही है, इसके अंतर्गत हम ह्यूमन का स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति है उनका हम स्टडी करते हैं इसके अंतर्गत। फिर आता है एनिमल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत जो है हम एनिमल के बिहेवियर का स्टडी करते हैं एनिमल साइकोलॉजी में। इसको एक और नाम दिया जाता है कॉम्पेरेटिव साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी को। ऐसा क्यों, क्योंकि एनिमल साइकोलॉजी में हम एनिमल के बिहेवियर का स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर ह्यूमन के बिहेवियर से इनको तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसीलिए एनिमल साइकोलॉजी को एक और वर्ड दिया गया है, वो क्या है, कॉम्पेरेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, फिर आता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी व्यक्तिगत मनोविज्ञान। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अलग अलग स्टडी करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल मान के। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंस को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, किसके अंतर्गत, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंतर्गत। अगर हम पाते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है किसी भी लेवल पे, एबिलिटी, नॉलेज, जजमेंट पावर, किसी भी लेवल पे, हम इसके पीछे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि ये अलग है। अगर ये अलग है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो, इन सारी चीजों का हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल और इंडिविजुअल डिफरेंस का स्टडी हम किसमें करते हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। फिर आता है ग्रुप साइकोलॉजी। इसमें लोगों का ग्रुप है, मैक्सिमम पीपल एक जगह इकट्ठा है, हम उस ग्रुप के माइंड और उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किसमें, ग्रुप साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक इंडिविजुअल इंसान का माइंड और क्या एक ग्रुप में, अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है अकेला खड़ा है, उसका माइंड आप जानिए, इंडिविजुअल साइकोलॉजी में उसका स्टडी करनी है, लेकिन वही इंसान अगर एक झुंड में होता है, 50 लोगों के साथ होता है, तो क्या उसका माइंड वही रहता है जो उधर था, या ग्रुप में जाने के बाद और एक इंडिविजुअल इंसान का माइंड दोनों अलग अलग होता है। तो आप ये जानेंगे स्टडी करने, इसी बात का स्टडी किया जाता है, क्या इंडिविजुअल और ग्रुप का माइंडसेट अलग होता है या दोनों का सेम ही होता है। तो आप ये जानोगे, एक बुक है द क्राउड, इनके राइटर का नाम हमको नहीं पता, लेकिन इसमें क्राउड के माइंडसेट के बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। क्राउड का जो माइंडसेट होता है वो इंडिविजुअल के माइंडसेट से बिल्कुल अलग होता है। देखिए, जब कोई एक इंसान इंडिविजुअल खड़ा है, उसको कुछ भी बोलना है, कुछ भी वर्क करना है, कुछ भी बिहेवियर शो करना है, तो वो पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको डायरेक्ट उस पर फोकस होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है ग्रुप में, अब वो अपना बेसिक बिहेवियर दिखाए, वो वाला दिखाए, झुंड के साथ ही वो भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, तो वो उनको एक प्रोटेक्शन समझता है। वो इंसान जब झुंड में जाता है तो वो समझता है क्या कि अरे हम अकेले थोड़ी है, इतने सारे लोग तो है मेरे साथ, तो फिर उसको एक सेफ्टी सिक्योरिटी वहां मिलती है। जो बिहेवियर वो इंडिविजुअली खड़ा होकर नहीं शो कर सकता, वो ग्रुप में जाने के बाद क्या हो जाता है, सारा अग्रेसिवनेस उसका शो हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, एक इंसान इंडिविजुअल खड़ा, जस्ट उसको ग्रुप में डाल दीजिए आप, उसके बाद उसका बिहेवियर नोटिस करिए, तो बिल्कुल अलग पॉइंट। ठीक है, तो इसका स्टडी हम करते हैं ग्रुप माइंडसेट का, उसके बिहेवियर का। फिर है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं कि क्या साइकोलॉजी समाज के उन्नति और उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट और उसके प्रोग्रेस में क्या कोई रोल प्ले करता है। अगर साइकोलॉजी कोई ऐसा नियम कानून बना सकता है जिसके अंतर्गत समाज का विकास हो, उसका प्रोग्रेस हो, तो ये सारी चीजों का स्टडी हम किसमें करते हैं, सोशल साइकोलॉजी। फिर आता है एडल्ट साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम एडल्ट का मेमोरी पावर, उसका हैबिट, उसके इमोशन, इन सारी चीजों का स्टडी करते हैं एक एडल्ट ह्यूमन का। उसके बाद आता है चाइल्ड साइकोलॉजी। देखो, एडल्ट से जो होता है चाइल्ड का बिहेवियर अलग होता है, इसीलिए चाइल्ड के लिए अलग से एक ब्रांच है चाइल्ड साइकोलॉजी का। उसके अंतर्गत फ्री कॉन्सेप्ट हम चाइल्ड के बिहेवियर से स्टडी करते हैं, उसके हैबिट का, उसका इमोशन का, उसके रिस्पॉन्स का, उसका मेमोरी पावर, उसका IQ लेवल क्या है, इन सारी चीजों का हम स्टडी किसके अंतर्गत करेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत। फिर आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कहने का मतलब ये है कि हमने दो वर्ड जाना होगा, एक है एनाटॉमी और दूसरा है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब हो गया किसी भी चीज को आप स्ट्रक्चरली, सिर्फ उसको देख के आप उसका स्ट्रक्चरली जो भी अध्ययन कर सकते हो, वो उस चीज का क्या हो गया, एनाटॉमी हो गया। ठीक, मान लीजिए क्या है, ये मार्केट है मेरे पास,
इसको देख के आप क्या बता सकते हो? इसका हम थोड़ा लेंथ मेजर कर सकते हैं, इसका कलर बता सकते हैं, इसके अलावा इसका अगर प्रिंट रहता तो एक्सपायरी डेट क्या है, ये किस कलर का है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, ये सारा चीज हम बता सकते हैं। तो ये सारा चीज जो मैं इसको देख के स्टडी कर पा रही हूँ, ये क्या हो गया इसका एनाटॉमी। स्ट्रक्चरल स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। लेकिन जब इसके फंक्शन की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। जैसे एक स्केलेटन में एक ह्यूमन बॉडी है, उसको हम देख रहे हैं, बस इसमें ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, बस ये जान रहे हैं, तो ये क्या होगा? एनाटॉमी हो गया। लेकिन हम अब जान रहे हैं कि लिवर कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, लिवर का एक एक फंक्शन कर रहा है, तो वो क्या हो गया? लिवर की फिजियोलॉजी हो गई। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के काम करने का जो फंक्शन है, तरीका है, उसका स्टडी हम साइकोलॉजी के माध्यम से करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि देखो, हम अगर बिहेवियर शो कर पा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन हटा देंगे तो वहां से बिहेवियर नहीं ना। तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे बॉडी में जो नर्व है, मसल्स है, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होके तभी हम कुछ बिहेवियर शो कर पा रहे हैं, कुछ रिएक्ट कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हम स्टडी कर किसके अंदर? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। ये बॉडी का फंक्शन है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, नर्व कैसे सिग्नल ले जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, इस सब का स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या हो? जब हम किसी एक घटना का दूसरे घटने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, जैसे कोई भी दो इवेंट है, ठीक है, तो एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर। चर का मतलब हुआ जो बदलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें वेरिएबल लेते हैं, चर। वह जो बदलता हो उसको हम क्या कहते हैं? चर। अब क्या है कि ये जो वेरिएबल है, मान लीजिए इसको हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि टाइम ऑफ स्लिप का रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या है? टाइम ऑफ स्लिप, और दूसरा क्या है? रिजल्ट। ये दो घटना है, दो इवेंट है। हम देखना चाहते हैं कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने दो घटना को ले लिया, तो ये दोनों घटनाएं क्या हो गई? वेरिएबल्स हो गई। क्यों? वेरिएबल का मतलब क्या? वो जो बदलता हो। ये दोनों घटना का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है? बदल सकता है। जैसे टाइम ऑफ स्लिप है, ये 6 घंटे का हो सकता है, 8 घंटे का, 10 घंटे का, तो इसका वैल्यू क्या है? चेंजेबल है, इसलिए ये क्या है? वेरिएबल है। रिजल्ट हो सकता है 100 मार्क्स आ गया, 50 आ गया, 70 आ गया, 10 आ गया, तो ये भी क्या है? चेंजेबल है, इसलिए ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमने ले लिया। वेरिएबल आप समझ गए। अब क्या है कि वेरिएबल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आईडी, एक होते हैं बीडी। सॉरी, वेरिएबल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है स्वतंत्र चर और इसका मतलब है आश्रित चर। ठीक है, दो वेरिएबल लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वह कि जिसे एक्सपेरिमेंट करने वाला अपनी मर्जी से बदल सकता हो, चेंज कर सकता हो। उसे चेंज करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने वाला स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट के बारे में जानना है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया फिर उसका क्या रिजल्ट आया, तो उसको हम किस पर देखेंगे? तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक, तो ये दो मैंने कंडीशन लिया है, दो वेरिएबल लिया है। तो इसमें जो पहला है टाइम ऑफ स्लिप, ये क्या है?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने वाला इस एक्सपेरिमेंट में के थ्रू ये जानना चाहता है कि स्लीप का टाइम अगर हम कितना रखते हैं तो उससे रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी बच्चे को हम 8 घंटे सोने कहते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होता है, किसी बच्चे को हम 6 घंटा सोने देते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम ऑफ स्लीप है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंट करने वाला खुद फिक्स करेगा, ठीक। और जो रिजल्ट है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि जो हमने फिक्स किया, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले ने फिक्स किया है टाइम ऑफ स्लीप को, सोने के समय को, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, रिजल्ट पे पड़ेगा। उसका इफेक्ट हम किस पे देखेंगे, रिजल्ट पे देखेंगे। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। समझ गए, ठीक। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये तो थोड़ी चीजें हमने जान ली। एक और चीज है, वो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो होता है कंट्रोल सिचुएशन। एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो किसमें किया जाता है, कंट्रोल सिचुएशन में। कंट्रोल सिचुएशन का मतलब है नियंत्रित परिस्थिति में इसका हम यूज करते हैं। कंट्रोल सिचुएशन का मतलब क्या, मान लीजिए कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन दो चीजों पे। मैंने दो चीज सेलेक्ट कर लिया कि हमको इस पे एक्सपेरिमेंट करना है और इसके इम्पैक्ट को इस पे हमको देखना है, स्टडी करना है। लेकिन क्या अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या और भी फैक्टर नहीं है जो हमारे रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, और भी फैक्टर है ना। मान लीजिए हम दो ग्रुप बनाते हैं, दो ग्रुप में मैंने बच्चे को रख दिया। उसके बाद चलिए हमने एक ग्रुप को जो है दिया टाइम ऑफ स्लीप दिया 6 घंटे का, एक को हमने क्या दिया 8 घंटे का, ठीक। तो टाइम ऑफ स्लीप हमने क्या किया, खुद डिसाइड किया। लेकिन रिजल्ट जो है सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ स्लीप पे तो डिपेंड नहीं करेगा। हो सकता है दोनों ग्रुप में जो बच्चे हो, एक का आईक्यू क्या हो, कम हो, एक का आईक्यू ज्यादा हो, तो रिजल्ट जो है टाइम ऑफ स्लीप की तुलना जो है आईक्यू पे भी तो डिपेंड कर जाएगा, ठीक। मान लीजिए हमने एक को मैथ दिया और दूसरे को साइंस पढ़ने के लिए दिया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में हमने चेंज किया, हो सकता है सब्जेक्ट के कारण रिजल्ट क्या हो, अलग आ जाए। या मान लीजिए एक को हमने बहुत शोर शराबे वाले एनवायरनमेंट में स्टडी करने के लिए दिया, दूसरे को पीसफुल एनवायरनमेंट में स्टडी करने के लिए दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, अदर फैक्टर हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि अगर हम एक घटना का दूसरे घटना पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो हमारा कोशिश पूरी तरह से यही रहेगा कि जो रिजल्ट आएगा वो पूरी मैक्सिमम जो है पूरी तरह वो टाइम ऑफ स्लीप पे ही डिपेंड हो। तभी तो हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हाँ ये जो रिजल्ट आया है वो स्लीप के टाइम के कारण आया है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादा सोना चाहिए या कम सोना चाहिए जो रिजल्ट आया। लेकिन अगर रिजल्ट जो आया वो टाइम ऑफ स्लीप पे डिपेंड ना करके अदर चीजों से इफेक्ट हो जाए और हम स्टेटमेंट देते ये तो टाइम ऑफ स्लीप के कारण आया, तो ये गड़बड़ी हो जाएगी ना, ये गलत, हमारा जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत अदर फैक्टर से क्या हो चुका है, प्रभावित हो चुका है, इफेक्टेड हो चुका है। तो हम इसको कंट्रोल सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि टाइम ऑफ स्लीप काफी रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, बाकी और जितने भी फैक्टर है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अभी बात की दो ग्रुप की, तो दो ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इसका आईक्यू लेवल और इसका आईक्यू लेवल जो दोनों ग्रुप का है वो सेम बच्चों को रखेंगे जिनका आईक्यू लेवल सेम है। चलिए मैंने एक फैक्टर को मैनेज कर दिया। दूसरा ये है कि हम उनको सेम सब्जेक्ट भी देंगे, जो इनको दिए वही इसको भी देंगे, तो इससे भी गलती होने के चांसेस कम होगा क्योंकि दोनों को हमने सेम सब्जेक्ट दिया। तीसरा है कि दोनों को हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट भी बहुत शांतिपूर्ण वाला प्रदान करेंगे, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से जब उनको पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया तो हमने क्या किया, अदर फैक्टर को कंट्रोल किया। जब इतनी सारी चीजों को हमने कंट्रोल कर दिया, अब हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ स्लीप डिसाइड करते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप को हमने कितना दिया, 6 घंटे सोने के लिए कहा और दूसरे ग्रुप को हमने 8 घंटे सोने का समय दिया। अब ये टाइम दे दिया, अब क्या आता है, रिजल्ट। जब रिजल्ट आया तो जो 8 घंटा जो ग्रुप नींद लेता था उसका रिजल्ट 90% था, और जो 6 घंटे या 5 घंटे जिसको हमने नींद लेने के लिए कहा उसका 60% या 70% मार्क्स था, ठीक। तो अब ये जो रिजल्ट आया, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें रिजल्ट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, टाइम ऑफ स्लीप पे। क्यों, क्योंकि मैंने अदर जो भी फैक्टर इसको इफेक्ट कर सकते थे हमारे रिजल्ट को, उसको हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल वे में इसको हमने स्टडी की, ठीक।
तो अब समझ गया इसको। अब नेक्स्ट हमारा आता है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी कहने का मतलब है इसके अंतर्गत हम सुपर सेंसेबल चीजों का स्टडी करते हैं। सुपर सेंसेबल मतलब क्या? जब हम अपने सेंसेस के बियॉन्ड जाके कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सुपर सेंसेबल। सेंसेस सेंसरी ऑर्गन हमारी आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये हमारी सेंसेस ऑर्गन है। और जितने भी सेंसेशन हम कैप्चर कर रहे हैं इन्हीं सेंसेस ऑर्गन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेंसेस ऑर्गन के बियॉन्ड जाके कुछ अलग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, कुछ महसूस कर पा रहे हैं, कुछ, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर सेंसेबल चीज। और सुपर सेंसेबल का ही स्टडी किसमें किया जाता है? पैरासाइकोलॉजी में। जैसे कि आत्मा, भूत प्रेत, स्वर्ग नर्क, मृत्यु, इन सारी चीजों को हम किसमें स्टडी करेंगे? पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब इसके अंतर्गत जो है हम इंसान का जो डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज है उसमें उसका क्या बिहेवियर रहता है, क्या इमोशन रहता है, क्या चेंज होता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। और एक स्टेज का दूसरे स्टेज से क्या करेंगे? तुलना करेंगे कि अगर एक बच्चे का ये सारा बिहेवियर था, ये सारी हैबिट थी, तो एडल्ट होने के बाद क्या चेंज आता है? वो हैबिट और बढ़ जाती है, सप्रेस हो जाती है, या फिर गायब हो जाती है, मतलब चेंज क्या आ रहा है। एक तो अलग अलग स्टेजेस पे इंसान का डेवलपमेंट का हम स्टडी भी करेंगे और उन अलग अलग स्टेजेस में हम क्या करेंगे? देखेंगे भी जिसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, एक स्टेज दूसरे स्टेज से किस तरीके से भिन्न है और कितना अलग है, ठीक है। तो ये हमने थ्योरेटिकल साइकोलॉजी का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया।